3 में से 1 इंडियन जो है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। उनमें से भी जब 60 साल के ऊपर इस स्टैटिस्टिक को देखते हैं तो 2 में से 1 जो इंडियन है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ट्रूली स्पीकिंग ब्लड प्रेशर किसी भी एज पे हो सकता है। कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते, उनकी बॉडी ब्लड प्रेशर को एक्लेमेटाइज कर देती है। और एक सबसे डरावना जो स्टैटिस्टिक था वो ये था कि 100 में से जो 90 लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो इसको इफेक्टिवली मैनेज भी नहीं कर रहे। नॉर्मली 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच सॉल्ट प्रति व्यक्ति को लेना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली लंबे समय तक बढ़े रहने के। वो सिर्फ हार्ट तक नहीं पर आपके और ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जिससे फेटल कंडीशन भी बन सकती है। तो ब्रेन की आर्टरीज बहुत फ्रेजाइल होती है। प्रेशर ज़्यादा होने से ब्रेन स्ट्रोक, हेमरेज जिसको बोलते हैं, लकवा जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक टॉक, एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर बीलाल क्लिनिकल लैबोरेटरी। एक सीन पिक्चर करें, आपकी फैमिली में कोई ना कोई रोज़ सुबह उठ के अपने ब्लड प्रेशर की कंडीशन को मैनेज करने के लिए दवाई खा रहा है। वो आपकी दादी हो सकती हैं, वो आपके पापा हो सकते हैं, वो आपके मम्मी हो सकती है। आपने और जो वो दवाई खा रहे हैं वो बिना किसी सिम्टम्स के खा रहे हैं, बिना कुछ फील करे खा रहे हैं, और शायद आपने भी कभी पूछा नहीं होगा कि एक्चुअल में वो रोज़ क्यों खा रहे हैं, और मे भी इतनी गहराई से कभी नहीं देखा हो। आज 17 मई है और आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। आज का जो एपिसोड है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी जिनको हाइपरटेंशन है और बीपी की दवाई ले रहे हैं, पर ज़्यादा रेलेवेंट उन लोगों के लिए है जिन्हें ब्लड प्रेशर की आज तो कोई सिचुएशन नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि ये तो एक बुज़ुर्गों की बीमारी है और मुझे क्यों होगी। इस साइलेंट किलर के बारे में बात करने के लिए आज जुड़े हैं हमारे साथ इंडिया के लीडिंग फिजिशियन, अकेडमिशियन और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, आरयूएचएस कॉलेज के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और अभी जेएनयू मेडिकल कॉलेज में प्रोस चांसलर हैं। इनके 40 साल के करियर में इन्होंने न जाने कितने मरीजों का ट्रीटमेंट किया है। मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर सुधीर भंडारी सर का। सर, वेलकम टू द शो। सो टुडे इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एंड कुछ बहुत डरावने स्टैटिस्टिक्स मैंने देखे जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था। 3 में से 1 इंडियन जो है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। उनमें से भी जब 60 साल के ऊपर इस स्टैटिस्टिक को देखते हैं तो 2 में से 1 जो इंडियन है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। और एक सबसे डरावना जो स्टैटिस्टिक था वो ये था कि 100 में से जो 90 लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो इसको इफेक्टिवली मैनेज भी नहीं कर रहे हैं। तो सर, कहीं ना कहीं ये एक साइलेंट किलर तो डेफिनेटली बन ही रहा है और उसको सोसाइटी में भी जाना जाता है। आई वुड जस्ट वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। एक चीज़ दिमाग में आती है कि जब भी आप किसी को कहते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका हाई है, उसका मतलब क्या होता है? बॉडी में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? खासकर ये जो 2 नंबर्स हम बात करते रहते हैं 120 80, आखिरकार वो है क्या? सबसे पहले तो आई विल कॉम्प्लीमेंट यू कि यू हैव बीन वेरी सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट टू इवेल्युएट सबसे कॉमन प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड प्रॉब्लम। आपने जैसा बताया कि हर 3 में से 1 को ब्लड प्रेशर होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली अधिकतर लोग इससे अवेयर नहीं होते हैं, और अवेयर होते हैं तो भी नेग्लिजेंट नहीं होते हैं। तो आपकी कंसर्न को जानते हुए मैं कुछ वैल्यूज़ और फिगर बताऊंगा, वो कॉमन मैन के लिए जानना बहुत आवश्यक है। ब्लड प्रेशर को हम 2 टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम नीचे का ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड वैल्यू ऊपर और नीचे के ब्लड प्रेशर की 120/80 मानी जाती है, और इसमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ब्लड प्रेशर होते हैं जब ये वैल्यू बढ़ जाती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जो आपका कंसर्न बहुत लॉजिकल है, कि अगर ये वैल्यू इससे बहुत अधिक हो जाती है तो कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि
इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है, उनको आभास भी नहीं होता है, या आभास होता है तो इसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं और प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हैं। उससे हेड टू टो स्ट्रोक, आँखों पे इफ़ेक्ट होना, हार्ट अटैक होना, किडनी इफ़ेक्ट होना और भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अतः दिस वैल्यू ऑफ 120/80 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। और इसको उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पीरियोडिकली एज के साथ हमें प्रोफाइलेक्टिकली प्रिवेंटिवली इसको मेज़र करवाते रहना चाहिए। और अगर कोई ब्लड प्रेशर से डायग्नोज्ड होता है तो उसको कांस्टेंट फॉलोअप में रहना चाहिए। जी सर, तो थोड़ा सा मैं एक और ज़्यादा डेप्थ में आपके साथ इस क्वेश्चन को लेके जाना चाहूँगा कि जब बायोलॉजिकली बात करें तो बॉडी में ऐसा क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर, या अगर ऐसे समझे कि प्रेशर बढ़ जाता है, तो थोड़ा बायोलॉजिकली अगर आप हमें एक्सप्लेन कर पाएँ और हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर पाएँ कि बॉडी में क्या ऐसी चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये एबनॉर्मलिटी बॉडी में आती है। आप बिल्कुल जेन्युइनली कंसर्न है इसके बारे में। ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन का शरीर में प्रेशर होता है, वो इंडिकेट करता है। ये हार्ट के पंपिंग के द्वारा गवर्न होता है, ये ब्लड के वॉल्यूम के द्वारा गवर्न होता है, ये शरीर में सॉल्ट की मात्रा के द्वारा गवर्न होता है। इसके अलावा कई केमिकल और हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को डिसाइड कर। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो ब्लड प्रेशर जिसकी की रेंज 130 मैक्सिमम 120 to 30 और डायस्टोलिक 80 to 90 बताई गई है, ये रेंज कभी कभी बढ़ जाती है। जिनके मुख्य कारण ये है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट लें, ये सॉल्ट अपने साथ वाटर को रिटेंशन करता है। नॉर्मली 5 ग्राम यानी कि 1 चम्मच सॉल्ट प्रति व्यक्ति को लेना चाहिए, बट अगर सॉल्ट का इंटेक बहुत अधिक होता है तो एक्सेसिव वाटर बॉडी में रिटेन होता है, वो प्रेशर बढ़ा देता है। अगर हम स्ट्रेस, टेंशन और बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या बहुत ज़्यादा किसी भी हम लो स्पिरिट्स में रहते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं जिसको कि कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। अगर किसी पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। तीसरा, किडनी बॉडी में से वाटर को ड्रेन आउट करती है, सॉल्ट को ड्रेन आउट करती है। अगर किसी भी व्यक्ति को रीनल डिजीज़ हो जाती है, इनफैक्ट कई बार तो पहली बार पता ही किडनी डिजीज़ के द्वारा लगता है, वो भी इस प्रेशर को बढ़ा देता है। तो जब एक सामान्य ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ जाता है कई कारणों से, तो इसको हम ब्लड प्रेशर होना बताते हैं। अपर लिमिट इसको हम 130 और 90 तक मानते हैं, नीचे वाला। बट जैसे जैसे ये बढ़ता है इसके दुष्परिणाम बॉडी पे शुरू हो जाते हैं। तो सर, एक लेमैन के लिए ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं एक कार्डियक या हार्ट के डिजीज़ से जुड़ा हुआ है। पर जब मैं इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ रहा था और समझ रहा था, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली लंबे समय तक बढ़े रहने के, वो सिर्फ हार्ट तक नहीं पर आपके और ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं, जिससे फेटल कंडीशन भी बन सकती है। थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताएं कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सिक्वेंस हो जब ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, जब 130 से 140 ऊपर वाला और 90 से ऊपर नीचे वाला हो जाता है तो इसको हम ग्रेड 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 150 से ज़्यादा और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 99 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम ग्रेड 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जब ये ब्लड प्रेशर इस स्टेज में आ जाता है तो कई बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस कर देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ये उसी तरह आपने देखा होगा कि साइकिल के ट्यूब में आप हवा बहुत ज़्यादा भर दीजिए, ट्यूब बर्स्ट हो जाता है। तो ब्रेन की आर्टरीज बहुत फ्रेजाइल होती है, प्रेशर ज़्यादा होने से ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, लकवा जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। उससे कई दुष्परिणाम, जैसे एक साइड का पैरालिसिस हो सकता है, रोशनी जा सकती है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने से हार्ट को एनलार्ज कर देता है और पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, जिससे चलने फिरने में, सांस और चलने फिरने के अंदर उसको बहुत कठिनाई होती है। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है
तो वो किडनी को भी एडवर्सली इफेक्ट कर देता है, जिससे यूरिया क्रिएटिनिन के नामक केमिकल्स बढ़ जाते हैं और पेशेंट को किडनी फेलियर के लक्षण हो जाते हैं। पेशेंट की आंखें इफेक्ट हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो आंख का पर्दा होता है रेटिना, वो इफेक्ट हो जाता है, आपकी रोशनी इफेक्ट हो जाती है, आपको धुंधलापन आ जाता है। तो इसके अलावा भी बॉडी के हर ऑर्गन में हाई ब्लड प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है। अतः एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि कुछ लोग जो ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते, उनकी बॉडी ब्लड प्रेशर को एक्लेमेटाइज कर लेती है। और जब ब्लड प्रेशर को आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज कर लेती है, तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि ब्लड प्रेशर हाई होने के बावजूद भी पेशेंट को रियलाइज़ नहीं होता कि उसका बीपी हाई है, और बिना किसी वार्निंग सिम्टम के उसको सडन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और कई लक्षण हो जाते हैं। अतः कुछ लक्षण इतने इम्पॉर्टेंट है, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा। उस तरह के लक्षण होते ही आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि कहीं आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपका अनायास सिर दर्द करने लग गया है, अगर आपको चक्कर आने लग गया है, अगर आपको आँखों के सामने धुंधलापन आने लग गया है, अगर आप चल रहे हैं और आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अगर आपकी बोली में तुतलापन आ गया है, अगर आपके हाथ-पाँव में सुनसुनाहट चल रहा है, अगर आप नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं और आपको साँस में दिक्कत हो रही है, तो इन लक्षणों को आप अपने डॉक्टर से शेयर करें। शायद ये ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। सो हार्ट मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसका सिर्फ और सिर्फ आपके दिल पे नहीं, पर बहुत सारी ऐसी दूसरी कंडीशंस हैं, चाहे वो स्ट्रोक या किडनी या और दूसरे ऑर्गन्स, यहाँ तक कि आँखें, वहाँ तक उसका इम्पैक्ट आ सकता है। सर, बहुत सारे लोग आपसे ये पूछते होंगे कि मुझे क्यों ब्लड प्रेशर हुआ, ऐसा क्या रीज़न था या क्या प्रॉब्लम थी, कि वो कोशिश करते हैं शायद एक सिंगल विलन ढूंढने की कि ऐसा क्या मेरी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम थी। हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वो एक या दो फैक्टर्स होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर होता है, या फिर कुछ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति को होता है? ट्रूली स्पीकिंग, ब्लड प्रेशर एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, किसमें क्या फैक्टर प्रीडोमिनेट कर रहा है ये कहना मुश्किल है। बट जो मैं आपको फैक्टर्स की लिस्ट दूंगा, उसको देख के लगेगा कि ये तो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। मैं सिंपल फैक्टर से स्टार्ट करूं, स्ट्रेस, टेंशन। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस जीवन में ऐसा है जिसको स्ट्रेस और टेंशन नहीं हो। सिर्फ सहन करने की क्षमता पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इनएडिक्वेट स्लीप, अगर आप रात को प्रॉपरली नहीं सो पाएँ, आजकल लेट नाइट कल्चर है, आपने देखा होगा यंगस्टर्स मिडनाइट तक पार्टी करते हैं, लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट उठते हैं। इसको हम एक डायurnal वेरिएशन बोलते हैं। डायurnal वेरिएशन मतलब जो दैनिक सामान्य दिनचर्या है, अगर आप उसको ऑल्टर करते हैं, एक क्रोनो मेडिसिन बोलते हैं। जो क्रोनो मेडिसिन एक वो साइंस है जो कि ये बताती है कि आपको शरीर को किस समय क्या कार्य करना चाहिए। पूरा बॉडी का रिपेयर और पूरा बॉडी का रिकूपरेशन होता है अगर आप रात्रि में प्रॉपरली सोएं। जब आप अर्ली मॉर्निंग सोते हैं, पूरी रात पार्टी करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं, ये भी एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कुछ स्टेरॉइड्स और कुछ क्रोनिक डिजीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अगर आप कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके कारण पेन, स्ट्रेस और टेंशन बहुत होता है, तो वो भी आपको ब्लड प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी रीज़न्स। एक हेरिडिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर है, तो आपको और भी सावधान रहना चाहिए। आपका वज़न ज़्यादा है, मोटापा तो ब्लड प्रेशर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज़ है। अगर आपका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप डायबिटिक हैं, तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप स्मोक कर रहे हैं और ड्रिंक्स कर रहे हैं या किसी तरह का एडिक्शन कर रहे हैं, व्हिच कैन गिव राइज़ टू ब्लड प्रेशर। तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस व्हिच कैन गिव राइज़ टू ब्लड प्रेशर। और कभी-कभी जब मल्टीपल कंडीशंस एक पेशे में होती है, तो ब्लड प्रेशर होने का और अधिक डर रहता है। थैंक यू सर। एंड अभी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे एक फिनोमेना था
थिन आउटसाइड बट फैट इनसाइड। और उसमें ये भी था कि बहुत सारे वो लोग जो दिखने में तो स्किनी होते हैं पर अंदर से विसरल फैट और वो जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से शायद दिखता भी नहीं है और वो बहुत अनजान भी रहते हैं कि उनको ऐसा कुछ हो पाएगा। और कहीं ना कहीं उसका डिटेक्शन भी थोड़ा सा, उसको वो कभी डायग्नोज भी नहीं करते हैं या उसकी तरफ सोचते भी नहीं हैं। ऐसा कितने पेशेंट में पाया जाता है आपके एक्सपीरियंस में कि वो दिखने में बहुत सही हैं, कोई ऐसी ओबेसिटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी नहीं दिख रहा है बट असल में अंदर से सिस्टम्स ठीक नहीं हैं? ट्रूली स्पीकिंग, फिजिकल लुक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इतने ज़्यादा जो मैंने कारण बताए हैं, ए पेशेंट में बी लीन एंड थिन, पेशेंट में नॉट बी ओबीज, पेशेंट में नॉट बी ओवरवेट, बट he may be smoker, he may take alcohol, he may take addiction, he may take पान पराग गुटखा। उनका डिस्टर्ब शेड्यूल हो सकता है, नाइट ड्यूटीज हो सकती है, लेट नाइट पार्टीज हो सकता है, लॉट ऑफ आउटसाइड फूड एंड स्पाइसी फूड हो सकता है, लॉट ऑफ ऑयल, सैचुरेटेड फैट जिसको घी ऑयल तेल बोलते हैं। तो पेशेंट के इतने मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि इवन ही इज फिजिकली लुकिंग फिट, but there could be multiple factors which can give rise to blood pressure. Hence एक ये प्रोटोकॉल है कि एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ चेकअप आपको स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 35 to 40 रेगुलर ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर है, मदर फादर और ग्रैंड पेरेंट्स, तो भी ब्लड प्रेशर रेगुलर कराना चाहिए। और अगर एक बार आपका ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया है तब तो आपको ब्लड प्रेशर लेना, घर पे ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट रखना, कैसे मॉनिटर करना, ये आपको सीखना चाहिए और एज ए प्रोटोकॉल आपको पीरियडिकली मॉनिटर करना चाहिए। सर आपने अभी बात की नमक की, और ये एक बड़ा क्लोज एसोसिएशन है, लोगों के भी दिमाग में रहता है कि नमक ज़्यादा खाने से बीपी की बीमारी हो जाती है। हम ICMR की एक स्टडी हुई थी जिसमें इंडियन डाइट में एक रेगुलर घर के खाने में भी 8 से 10 ग्राम नमक हमारी डाइट में चले जाता है। और WHO और आपने भी अभी अभी बोला कि हमें हमारी डाइट में 5 ग्राम तक सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो सर ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी से चीज़ है कि हम लोग तो रोज़ ही हमारी रेगुलर डाइट में ही इतना नमक खा रहे हैं, तो क्या ये सही है और इसका क्या करें हम लोग? ट्रूली रिकमेंडेशन 5 ग्राम प्रतिदिन या 1 चम्मच नमक प्रतिदिन ही है। बट चूंकि भारतीय डाइट है, हम लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, हम लोग बहुत ऑयली खाते हैं, हम लोगों का जो खान पान है वो बहुत ही मसाले वाला खान पान है। तो कहने को हमारे इनटेक करीब 10 ग्राम तक हो जाता है, बट रिकमेंडेशन ये है कि हमें फ्राइड, स्पाइसी, ऑयली और फूड में इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए। यही कारण है कि भारत में भी हर 3 में से 1 को ब्लड प्रेशर है, बिकॉज हमारा फूड इज़ फुल ऑफ सॉल्ट, फुल ऑफ स्पाइसेस, फुल ऑफ ऑयली एंड रिच फूड। हैंस उसको हमें कम करना चाहिए। एंड स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन ऑफ 5 ग्राम प्रतिदिन और 1 चम्मच नमक, ये हर एक के लिए बहुत आवश्यक है। एंड एक चीज़ और जो लोग ओकेजनली कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बूढ़ों की बीमारी है, कि एज होंगे तो ब्लड प्रेशर आ जाएगा, बट यंग एज में ब्लड प्रेशर नहीं होता है। या फिर जैसे जैसे एज होंगे, कई लोगों का ये भी होता है कि एज होंगे तो उसके बाद तो ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। ट्रूली स्पीकिंग, ब्लड प्रेशर किसी भी एज पे हो सकता है। एल्डरली लोगों में जो आपने कहा ब्लड प्रेशर, वो इसलिए होता है कि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 50 ईयर्स, आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स हो, जो चैनल्स होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, वो हार्ड हो जाती है। तो 50 साल के बाद ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसमें मेनली ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। हम कई बड़े मरीजों को 60, 70, 80 पे देखते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 160/80 होता है, 170/80 होता है, 180/80 होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज जो 50 साल के बाद होती है। ये और भी आवश्यक है कि जिन वृद्ध लोगों का ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसको हम बहुत इफ़ेक्टिवली ट्रीट करें प्रॉपर मेडिकेशन के कारण, बिकॉज अदरवाइज ये ब्रेन हेमरेज या लकवे का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बट चूंकि भारत में मोटापा एक बहुत कॉमन है, खान पान ऑयली और स्पाइसी बहुत है, सैचुरेटेड फैट लाइक घी, ऑयल, तली हुई चीज़ें, डालडा हमारे सेवन में बहुत अधिक है, अतः हर एज पे ब्लड प्रेशर देखा गया है
इवन भारत में 15 से 18% पीडियाट्रिक ओबेसिटी है। पीडियाट्रिक ओबेसिटी मीन्स 100 में से 15 से 18 बच्चे नॉर्मल से बहुत अधिक मोटे हैं बिकॉज ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट और हाई स्पाइसी डाइट। अतः अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी प्रॉब्लम्स होती है तो उनमें भी ब्लड प्रेशर देखा गया है। तो ब्लड प्रेशर हर एज पे हो सकता है, बट मिडल एज के बाद इसका इंसिडेंस कुछ ज़्यादा होता है। सर हम आते हैं ब्लड प्रेशर नापने पे, क्योंकि उसको लेके भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर नापा कैसे जाए। एक स्टडी ये भी है कि जब डॉक्टर की क्लिनिक में ब्लड प्रेशर नापा जाता है और घर पे आके नापते हैं तो उसमें भी बहुत बार फ़र्क आ जाता है। और ये भी है कि शायद क्लिनिक में डिटेक्ट नहीं होता है पर घर पे होता है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर ब्लड प्रेशर को नापे कैसे, वो खुद से नापें, वो फिर एक मैनुअल और ऑटोमेटिक, ये भी दो तरीके की मशीन्स हैं। तो आखिर नापने का सही तरीका क्या है, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। ट्रूली स्पीकिंग, आजकल बहुत अच्छे नए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। पहले मर्करी के इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। दीज वैलिडेटेड इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ये वैलिडेटेड है, इनको वेरी वेल टेस्ट किया जाता है। ये बहुत कन्वीनियंट है, काफ़ी हद तक बहुत एक्यूरेट है और इसको किसी भी फैमिली मेम्बर और पेशेंट के द्वारा इजीली सीखा जा सकता है। अतः आजकल जो वैलिडेटेड इलेक्ट्रॉनिक बीपी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। वो आर्म्स में बांधने के भी आते हैं, रिस्ट में बांधने के भी आते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इजी टू कैरी, इजी टू यूज़, दे आर प्रैक्टिकली करेक्ट ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। और वो डे टू डे मॉनिटरिंग में चूँकि कम्बरसम नहीं है, बहुत इजी टू हैंडल है, तो उसे यूज़ करना बहुत अच्छा है। अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने पास ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट रखता है वो ब्लड प्रेशर खुद नापना ज़रूर डॉक्टर से सीख ले। इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर्स होता है। वो पेशेंट पहले एक आराम चेयर पे बैठ जाए, पाँव को ज़मीन पे रख ले, रिलैक्स हो जाए, हाथ को आर्म रेस्ट पे रख लें और उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली प्ले कर ले। पेशेंट की ऑलमोस्ट करेक्ट रीडिंग वो देता है। तो वैलिडेटेड दीज डेज जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनको आई वुड से दे आर वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड वेरी वेल रिकमेंडेड, जो कि पीपल कैन टेक। ऑल्दो मैनुअल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल है इन द हैंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स, जो कि डॉक्टर ने जीवन में अपनी ब्लड प्रेशर लेना निकाल दिया है, वो तो एब्सोल्यूट करेक्ट है। कुछ लोग जो कि एंथुजियास्टिक होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स, वो मैनुअल को भी सीख के स्टेथोस्कोप की हेल्प लेके नॉर्मल ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। सर अगर मेरी फॉर एग्जांपल मेरे दोनों पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की कंडीशन है और मैं अभी तो स्वस्थ हूँ और मुझे ज़िंदगी में कभी ब्लड प्रेशर से हमेशा बचना है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे कभी ब्लड प्रेशर ना हो? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा। जैसे ये ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहते, आई एम श्योर आप लोग भी चाहेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं हो, तो कुछ जीवन के सिंपल प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करें, कुछ रियल डूज और डोंट्स फॉलो करें। आई थिंक आप ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे रेगुलर वॉक जरूर करें, करीब 30 मिनट्स वॉक एवरी डे, मिनिमम हफ्ते में 5 दिन 150 मिनट्स वॉक हर हफ्ते करें, नंबर 1। नंबर 2, सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन, आप एक्सेसिव सॉल्ट मत लें, रिकमेंडेड बैलेंस सॉल्ट लें अप टू 5 ग्राम्स ए डे, जिसको बॉडी की रिक्वायरमेंट है। प्रॉपर दिनचर्या रखें, पूरे 7 से 8 घंटे सोएं ताकि बॉडी रिकूप कर पाए और बॉडी ब्लड प्रेशर के लिए स्ट्रगल नहीं करे। तीसरा, ट्राई टू कीप कूल एंड कंपोज। स्ट्रेस, टेंशन और चिंता नहीं करें, बिकॉज स्ट्रेस और टेंशन से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। प्रॉपर दिनचर्या रखें, समय पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लें ताकि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपके बॉडी में नहीं हो। रेगुलर बेसिक फूड जैसे कि हाई फाइबर डाइट, खूब फल लें, खूब सब्जियां लें, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और एक स्पेशल तरह की डाइट हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बोलते हैं, जिसको कि डैश डाइट बोलते हैं, DASH।
ये एक स्पेशल तरह की डाइट होती है जिसमें फल खूब होते हैं, जूसेस खूब होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खूब होते हैं। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसमें पोटेशियम अधिक होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है ये डाइट, और सोडियम कम होता है। तीसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है तो आप बराबर डॉक्टर से मॉनिटर करवाते रहें। मैंने ऐसा देखा गया है कि 1 या 2 बार तो शुरू में पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, उसके बाद दे बिकम सेल्फ डॉक्टर। इसमें 1 या 2 गोली प्रतिदिन लेना उचित नहीं है। इसमें हमें टारगेट अचीव करना है। पेशेंट समझता है कि वो 1 या 2 गोली जो डॉक्टर ने दी है वो सालों और सालों तक लेते रहते हैं, नॉट नोइंग कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, जिससे वो यूज्ड टू हो गए हैं और उनको लक्षण नहीं हो रहे हैं। तो पीरियोडिकल फ़ॉलो-अप भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है अभिषेक। हर हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होता है और ख़ासकर जिनको अभी अभी डिक्लेयर हुआ है कि हाइपरटेंशन है, वो ये कोशिश ज़रूर करता है कि इसको मैं रिवर्स कर पाऊँ और काश मुझे ये दवाई जो है ये ज़िंदगी भर खानी ना पड़े। ऐसा पॉसिबल है कि एक बार आप अगर उस कंडीशन में आ जाते हैं तो आप बाद में दवाई छोड़ सकते हैं? ट्रूली स्पीकिंग, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, अगर वो रिवर्सिबल कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ को टैकल कर ले तो रिवर्स हो सकती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ट्राई टू रिड्यूस वेट। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और फास्ट फूड और बाहर का खाना खाते हैं, ट्राई टू रिड्यूस दैट। अगर आप बहुत ज़्यादा नमकीन खाते, ट्राई टू रिड्यूस दैट। बहुत ज़्यादा आप एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, तो ट्राई टू रिड्यूस दैम। आप अल्कोहल कंजम्पशन और स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको कम करिए या बंद करिए। आप स्मोकिंग या नशा करते हैं तो उसको आप हटाइए। आप नमकीन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट के रूप में वो आप बिल्कुल कम करिए। तो जो करेक्टेबल रीज़न्स हैं, आपकी सो नहीं पाते, सुबह अर्ली मॉर्निंग सोते हैं, रात को आप प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, आप ट्राई टू डू द नेचुरल वे ऑफ लाइफ एंड आप प्रॉपरली रात को सोइए, 8 घंटा सोइए, सुबह जल्दी उठिए, वॉक पे जाइए। सो जो करेक्टरल कॉजेज़ ऑफ ब्लड प्रेशर है, अगर हम उनको करेक्ट कर लें, तो काफ़ी हद तक इसको रिवर्स किया जा सकता है। हमने स्लीप एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया और आज के जो युवा हैं वहाँ पर खासकर जो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वहाँ पर 6 घंटे की नींद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे नहीं ले पा रहे हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे और कैसे एक स्लीप आपके हाइपरटेंशन या ऐसी कोई बीमारियों से रिलेटेड हैं स्लीप का ड्यूरेशन? एक मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे और दर्शकों से, गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली लोग वो इसलिए नहीं सोते हैं कि उनका काम बहुत पेंडिंग रह गया है, बट ये गलत है। आप देखेंगे कि जो लोग अच्छी नींद सोते हैं 7 से 8 घंटे, जब हम सोते हैं रात को तो पहले 3 घंटे में हमारा रिपेरेटिव प्रोसेस होता है, जो बॉडी का वेयर एंड टियर होता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। उससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है, जो स्ट्रेस हार्मोन और कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं, ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है। स्लीप आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है और उसे हमें अचीव करना चाहिए। अगर हम नॉर्मल स्लीप पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो थ्रू हार्मोनल रूट, थ्रू नर्वस रूट, थ्रू एक्स्ट्रा सॉल्ट इनटेक रूट, थ्रू एक्स्ट्रा वाटर इनटेक रूट, हर कारण से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क रहता है। आजकल ऐसे बहुत सारे युवा वो भी हैं जो हेल्थ को लेके बहुत जागरूक हैं और एक वेरेबल्स का ट्रेंड बहुत प्रोमिनेंट है जहाँ पर या तो रिंग्स या फिर वॉचेस, उनमें लोग अपनी हेल्थ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। आपको क्या लगता है ये एक पॉजिटिव स्टेप है या फिर आप इसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देखते हैं हेल्थ की तरफ? कभी भी हम कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है या हिंदी सीखना है तो पहले वर्णमाला हिंदी में या अल्फ़ाबेट इन अंग्रेजी में आप सीखेंगे, ए बी सी डी। फिर नाउन और प्रोनाउंस और वर्ब सीखेंगे। फिर आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे और फिर बड़े ऐसे और बड़े पैराग्राफ्स भी सीखेंगे। यही प्रोटोकॉल होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो सबसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन में, उनको आप पहले करिए। आप प्रॉपर सोइए,
प्रॉपर सात्विक खाना लीजिए, प्रॉपर फल खाइए, प्रॉपर आप घर का बना हुआ खाना खाइए जिसमें बाहर की नमक, ऑयलें और तली हुई चीज़ें नहीं हो। स्ट्रेस टेंशन नहीं रखिए, किसी से आर्गुमेंट नहीं करें और आप अपनी दिनचर्या को इतना अच्छा बनाइए कि आप उससे बाकी जो आपके 16 घंटे हैं वो आप स्वस्थ जी सकें। यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अधिकतर आपने देखा होगा एग्ज़ाम के दिनों में बच्चे लोग पूरी रात भर बैठे रहते हैं, 4 बजे तक, 5 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सोते हैं और रात को दिन में 12 बजे उठते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिना सोए रात को पढ़ाई करते रहते हैं, उनमें मन में शांति है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जब सुबह उठते हैं तो वो उसका 2% भी रिटेन नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो स्लीप का टाइम था, वो रिटेंशन का टाइम नहीं था। अतः जो समय जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन्ड होता है, आपको उसी को उपयोग करना चाहिए और ये डिज़ाइन समय जो नींद का है, वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप डिज़ाइन समय में सोएं, बाकी समय में आप अपनी एक्टिविटीज़ करें, हर मेथड से ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलेगी। सर, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है और आप उनकी दवाइयाँ शुरू करने की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे मिथ्स एसोसिएटेड हैं इवन बीपी की मेडिसिन से भी। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को जो भी ऐसे मिथ्स या कुछ ये आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो उनके दिमाग में रह जाते हैं, अगर उनको आप क्लियर कर पाएँ कि बीपी की दवाई जो है उसको चालू करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उनके दिमाग में ज़रूर रह जाते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले कुछ दिन पहले की एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक 65 ईयर ओल्ड व्यक्ति मेरे पास आए, जिनको ब्लड प्रेशर था और हाई ब्लड प्रेशर था, लेकिन वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। वो उस ब्लड प्रेशर के आदी हो गए थे और उन्हें एहसान नहीं हो रहा था। मैंने उनकी उम्र को देखते हुए मैंने स्ट्रांगली एडवाइस किया कि आपको ब्लड प्रेशर की गोली शुरू करना चाहिए। वो अपनी इस बात पे अड़े रहे कि मैं थोड़े दिन ट्राई करता हूँ, नमक कम करता हूँ, मैं वॉकिंग करूँगा, मैं कुछ जड़ी बूटियाँ लूँगा, मैं कुछ आयुर्वेदिक दवाई लूँगा, मैं कुछ जामुन की गुठली और करेले का जूस खाऊँगा, बट मैं दवाई शुरू नहीं करना चाहता। मैंने कहा आप दवाई क्यों नहीं शुरू करना चाहते हैं? कि अगर एक बार मैंने दवाई शुरू किया तो जीवन भर लेना पड़ेगा। अब वो अपनी जिद पे अड़े रहे, मैं अपनी रिक्वेस्ट पे अड़ा रहा, बट उनकी जिद के आगे मेरी रिक्वेस्ट हार गई और अल्टीमेटली उन्होंने अपना कुछ ट्रिक ट्राई करते हुए अब ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू नहीं करी। पिछले ही हफ्ते मुझे पता लगा कि उन शख्स की ब्रेन हेमरेज के कारण डेथ हो गई। तो उन्होंने वो दवाई शुरू नहीं करी, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, जो छोटी-मोटी चीज़ें वो कर रहे थे और उनको सडनली लकवा हुआ, दिमाग की नस फटी और उनकी डेथ हो गई। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है और अगर डॉक्टर समझता है कि ये ब्लड प्रेशर के लेवल ऐसे हैं जो सामान्य लाइफ़स्टाइल नमक कम करने से, डैश डाइट या फलों वाली डाइट लेने से कंट्रोल नहीं होने वाला है, तो मैं सोचता हूँ कि आपको डॉक्टरी सलाह में पूरा फ़ेथ होना चाहिए, बिकॉज़ एक डॉक्टर को एहसास हो जाता है कि ये लेवल का ब्लड प्रेशर तो सिंपल चीज़ों से और प्रिकॉशन से ठीक हो जाएगा, ये लेवल का ब्लड प्रेशर के लिए हमें मेडिकल सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो हैव फ़ेथ इन योर ट्रीटिंग डॉक्टर और जैसा आपको गाइड किया जाए वैसा करिए। डेफ़िनिटली कुछ प्रिकॉशंस लेने से, फ़ास्ट फूड नहीं खाने से, नमक कम खाने से, अच्छी नींद लेने से काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर रीडिंग्स सेटल हो जाती है। बट ये डॉक्टर को ज्ञात होता है कि किस लेवल का ब्लड प्रेशर आपको है, किस लेवल की आपको बायोकेमिस्ट्री है, किस लेवल के आपका किडनी और हार्ट की स्थिति है कि कितनी आवश्यक है दवाई शुरू करना, तो आपको ज़रूर कोऑपरेट करना चाहिए एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। सर, एक और चीज़ ये है कि जो ब्लड प्रेशर जिसको है, उसको और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए या क्या दूसरे जो हमने बात की अभी कि ब्लड प्रेशर का इम्पैक्ट और ऑर्गन्स पे भी आ सकता है। यस। क्या वो जाँचें हैं या क्या वो प्रोटोकॉल्स हैं जो उसको फ़ॉलो करने चाहिए जिससे वो अश्योर्ड रहे? जब एक बार ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है तो सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, कई तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, ईसीजी होता है, हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी होता है, ये देखने के लिए हार्ट पे इफेक्ट तो नहीं हुआ है, और कई तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, वो आपके साथ में होने वाले शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी इश्यूज को इंडिकेट कर देते हैं। अतः एक बार अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो उसको पीरियोडिकल इवैल्यूएशन डॉक्टर के द्वारा और अपने टेस्ट के द्वारा ज़रूर कराना चाहिए। अ,
सर आपका करियर बहुत लंबा रहा है, क्लोज टू 40 इयर्स का आपका करियर रहा है, और आपने एक पूरा ट्रांजिशन देखा होगा शायद 30 साल पहले एक पर्टिकुलर सेगमेंट के या एज के पेशेंट्स आते होंगे, और आज वो डेमोग्राफिक शिफ्ट शायद आप देख रहे होंगे, क्योंकि 30-35 या 40 के अंदर जो लोग हैं उसमें जो लाइफस्टाइल डिजीज़ की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि आज 35 साल के हैं और एक सर्टेन तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पर क्या आपका मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो कि ये देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी एज ब्लड प्रेशर से अछूती नहीं रहे। किसी भी एज पे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। अतः जब मौका मिले पीरियडिकल अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, और इन केस अगर कोई भी डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करता है तो जो उनके द्वारा आपको एडवाइजेस दी जाती है, डूज एंड डोंट, खाने पीने, नमक की मात्रा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो आप जरूर फॉलो करें। आई थिंक द ओनली वे आप ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर के दुष्परिणाम और ब्लड प्रेशर की फैटेलिटी से बच सकते हैं अगर आप इसको कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। बिकॉज किस व्यक्ति को क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाए ये कहना मुश्किल है, बट अधिकतर आप जो लाइफस्टाइल डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशन हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लकवा, आंखों की रोशनी जाना, इसमें ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू सो मच सर। और आज का जो सेशन है वो बहुत क्रिस्प, टू द पॉइंट, और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे व्यूअर्स को मिल पाई जो मुझे लगता है अगर वो अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो जो हमने बात की कि हम हाइपरटेंशन फ्री एक सोसाइटी या फिर अपने हाइपरटेंशन को मिनिमाइज़ कर पाएंगे। इस बार की WHO थीम भी जो है वो है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज, इफ़ ऑल ऑफ देम कम टुगेदर और हम इसके बारे में बात करें, इस पे एक्शन लें, तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया में जो इतनी बड़ी ये एक प्रॉब्लम बन के आ रही है इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। सर जाते जाते मैं बस आपसे कुछ पार्टिंग नोट्स लेना चाहूँगा, और इफ़ एनीथिंग यू वुड वांट टू से। आई थिंक सबसे पहले तो you have been very thoughtful to convey a strong message and concern about hypertension. मैं आपको और व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है तो आप थोड़ा केयरफुल रहें। अगर हम इसको प्रिवेंट कर पाएँ वो हमारा पहला ध्येय होना चाहिए, और प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को बहुत रेगुलेटेड लिविंग एज वेल एज खान पान में बनाना चाहिए। सॉल्ट इनटेक, फास्ट फूड, उसको हमें कर्टेल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहिए, और एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को रिसॉर्ट करें तो हाइपरटेंशन जो एक इतना बड़ा मेनेस है उससे हम बच सकते हैं, और टैबलेट लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, अगर उसके बावजूद भी कोई ब्लड प्रेशर के लिए डायग्नोज हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप उसको मॉनिटर करें। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू से, आजकल लोगों में टेंडेंसी है सेल्फ डॉक्टर बनने की, आपस में एक दूसरे को एडवाइस देने की, बट अपने ब्लड प्रेशर को डॉक्टर से मॉनिटर करवाएं, उसकी रीडिंग्स को मेंटेन रखें, और पीरियडिकली ब्लड प्रेशर को देखते हुए जो भी वो टेस्ट और आपको रिकमेंडेशंस दें उसको जेन्युइनली फॉलो करें, आपकी आइज़, हार्ट, किडनी और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज डायबिटीज़ की तरह ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी बीमारी है कि आपकी वो लाइफ की लॉन्गिविटी और क्वालिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर सकता अगर आप उसको विद इन लिमिट कंट्रोल रखें। थैंक यू डॉक्टर भंडारी सर, इट वॉज रियली अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।